जय हिंद पलटन, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द लॉ पलटन। आज हम नया पार्ट लेकर आए हैं जी, पार्ट 3 फॉर डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। लेट्स बिगिन टुडेस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम सेक्शन 13 क्लॉज 1A पढ़ेंगे जी। दिस सेक्शन denotes about some specific grounds for divorce। देखते हैं जी। There has been no resumption of cohabitation for 1 year and afterwards court can pass a decree of judicial separation on request of the petitioner, so it is a ground for divorce। अब ये पॉइंट कहता है जी, देयर हैज बीन नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन फॉर 1 ईयर। वो कहता है अगर 1 साल के लिए कोई रिजम्पशन नहीं है जी, कोई साथ में रहना नहीं है फॉर 1 ईयर, ठीक है जी, 1 साल के लिए, एंड आफ्टरवर्ड्स कोर्ट कैन पास अ डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। वो कहते हैं इसके बाद कोर्ट 1 साल की सेपरेशन के बाद कोर्ट ऐसा कह सकता है कि 1 साल हो चुका है जी, साथ साथ ना रहते हो, ठीक है जी, एंड उसके बाद कोर्ट क्या कर सकता है, जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास कर सकता है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द पिटिशनर। सिर्फ रिक्वेस्ट, ठीक है जी, अगर रिक्वेस्ट करते हैं जी तब कोर्ट डिग्री पास कर देगा। सो इट इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। डिग्री का मतलब होता है जी ऑर्डर ऑफ कोर्ट। सो ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ जुडिशियल सेपरेशन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पिटिशनर, सो इट इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। अगर आपके पास ये डिग्री है तो ये ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बन जाता है। सो जनरली आसान भाषा में समझिए तो क्या कहना चाहता है कि अगर 1 साल की आपकी सेपरेशन है, रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन नहीं हुई है, उसके बाद पिटिशनर है जो किसने फाइल करना है केस, वो कोर्ट जाकर डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन ले सकता है टू मेक इट अ ग्राउंड। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। देयर हैज बीन नो आरसीआर। आरसीआर सिंपल है जी, नो, आई गेस इट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। there has been no restitution of conjugal rights as between the parties to the marriage। अब parties to the marriage कौन है जी, husband and wife, for 1 year and after passing a decree of restitution of conjugal rights, so it is a ground for divorce। ये भी सेम चीज बोलता है कि अगर आपके पास रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री है, ठीक है जी, देयर हैज बीन नो आरसीआर, अगर 1 साल हो चुका है और वापस पार्टनर्स वापस नहीं आ रहे टू द मैरिज एंड आफ्टर पासिंग ए डिग्री, अगर कोर्ट ने डिग्री पास कर दी आरसीआर की, सो इट विल बी अ वैलिड ग्राउंड फॉर ए डाइवोर्स। क्या जी, कहीं पे भी समझ नहीं आ रहा है जी, वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा से रिवाइंड कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए। एंड इफ स्टिल देयर इज एनी क्वेरी यू कैन मैसेज इन दी कमेंट बॉक्स। कमेंट कर सकते हैं जी कमेंट बॉक्स में, और इट इज प्रोवाइडेड विद यू लॉ पल्टन की आपके पास आईडी भी है जी, इंस्टाग्राम हैंडल दिया गया जी एट द एंड ऑफ द वीडियो टू डीएम ओवर देयर फॉर एनी क्वेरीज। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेक्शन 13 क्लॉज 2। इट इज ऑल्सो वेरी स्पेशल ग्राउंड। ये ग्राउंड क्या बताता है, ग्राउंड अवेलेबल टू ओनली वाइफ। अब कहता है कि सिर्फ वाइफ के लिए ग्राउंड दिए गए हैं जी, नॉट फॉर हस्बैंड। ठीक है जी, अगर डिवोर्स लेना है, ये सेक्शन 13 क्लॉज 2 सिर्फ वाइफ के लिए है जी। वाइफ के लिए देखते हैं कैसे। फर्स्ट पॉइंट है जी बाइगैमी। कहता है प्री एक्ट पॉलीगेमस मैरिज। बाइगैमी हमें मतलब पता चल गया है, दैट इज 2 शादियां। प्री एक्ट पॉलीगेमियस मैरिज, वो कहता है पहले से ही शादियां हो चुकी है जी, प्री एक्ट। इफ द हस्बैंड हैज अनदर वाइफ from before the commencement of the act, alive at the time of solemnization of the marriage of the petitioner, this case the wife can apply for a marriage stating the bigamy and proving their innocence in the matter। अब कहते हैं जी बाइगैमी क्या क्या मतलब है इधर। कहते हैं इफ द हस्बैंड, अगर हस्बैंड ने हैज अनदर वाइफ, वो कहता है कि अगर हस्बैंड के पास दूसरी वाइफ है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, अलाइव एट द टाइम, वो कहता है कि अगर हस्बैंड के पास वाइफ है जी पहले से एंड वो जिंदा है दूसरी शादी के सोलमनाइजेशन पर ऑफ द पिटिशनर, दिस केस द वाइफ कैन अप्लाई। वो कहते हैं जो सेकंड वाइफ है वो अप्लाई कर सकती है स्टेटिंग दी बाइगैमी की 2 शादियां कर रहा है एंड प्रूविंग देयर इनोसेंस इन द मैटर। वो कहते हैं कि हम तो कोर्ट को लेकर आए हैं जी कि ये बाइगैमी प्रूव कर रहा है, हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, अपने आप को सही प्रूव कर रहे हैं, वी आर इनोसेंट। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट आई गेस आपको क्लियर हो चुका होगा। सेकंड पॉइंट है जी अननेचुरल ऑफेंसेस। दीज पॉइंट्स आर प्रोवाइडेड यू इन शॉर्ट। अगर आप बेयर एक्ट खोलोगे या बुक पढ़ोगे, उधर बहुत टिपिकल लैंग्वेज में लिखा गया है। सो लॉ बल्टन इज हियर टू प्रोवाइड यू विद ब्रीफ नोट्स
ठीक है जी, कि आपको हेल्प हो जाए। सेकंड पॉइंट है जी, अननेचुरल ऑफेंसेस दैट द हस्बैंड हैज सिंस द सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज बीन गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टैलिटी। ठीक है जी, अब कहते हैं कि अननेचुरल ऑफेंसेस के लिए आपका हस्बैंड को कन्विक्ट किया गया। ठीक है जी, दैट द हस्बैंड हैज सिंस द सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज बीन गिल्टी ऑफ रेप, अगर हस्बैंड गिल्टी है जी रेप के लिए, सोडोमी के लिए और बिस्टैलिटी, एक नया वर्ड है जी बिस्टैलिटी। बिस्टैलिटी का मतलब होता है जी सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ पर्सन एंड ए एनिमल। ठीक है जी, मैक्सिमम इनको हम एनिमल के लिए स्पेसिफाई करते हैं, बिस्टैलिटी हुई है जी एनिमल के साथ। According to the IPC section 375, rape is a criminal offense. A man has committed rape if he's forced any woman to have sexual intercourse with him without her consent. Sometimes the husband might force woman to give consent by threatening to kill him, them or their beloved, etc. वो कहता है जो 375 है आईपीसी का, वो रेप डिफाइन करता है, रेप को क्रिमिनल ऑफेंस बताता है। एंड मैन हैज कमिटेड रेप, वो कहता है अगर कोई मैन ने रेप कमिट किया है, इफ ही इज फोर्स्ड एनी। अब कैसे कमिट होगा जी रेप? जब कोई भी आदमी किसी को फोर्स करेगा। ठीक है जी, किसी को इज डिफाइंड एज वुमन को फोर्स करेगा, अगर उनको फोर्स करेगा फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट, दैट विल लीड टू रेप। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। In all these cases, the man is said to have committed rape and legally chargeable. This does not apply to the wife above the age of 15 years. Sodomy is when a man has sexual intercourse with another man or non-coital copulation with the woman outside the marriage. अब sodomy को भी define कर दिया गया जी. Bestiality is when the husband has sexual union with an animal against the order of nature. अब bestiality को हमने पहले भी define किया कि अगर कोई भी sexual intercourse होता है with animal, that leads to bestiality. These all are chargeable under IPC, Indian Penal Code. ठीक है जी, the wife must provide necessary pieces of evidence and witness to support their divorce petition. वो कहता है अगर हस्बैंड पर ये डिवोर्स, अगर आपने डिवोर्स ग्रांट करवाना है जी वाइफ ने, तो हस्बैंड पर बिस्टैलिटी का अगर चार्ज लगा होगा, सोडोमी का चार्ज लगा होगा या फिर रेप का चार्ज लगा होगा, देन शी इज क्लेमेबल फॉर डिवोर्स, वो क्लेम कर सकती है डिवोर्स ऑन दिस ग्राउंड। ठीक है जी, बट हस्बैंड ये चीज नहीं कर सकता। थर्ड है जी सेपरेशन, नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन फॉर 1 year आफ्टर एन ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, ओनली अवेलेबल अंडर डिग्री ऑफ सेक्शन 175 CRPC एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। अब थर्ड पॉइंट है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कहता है नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन। ठीक है जी, वो कहता है कि रिजम्पशन नहीं है जी 1 साल के लिए आफ्टर एन ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, वो कहता है अगर मेंटेनेंस दी गई है, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आपने मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी है अपनी वाइफ को, और उस टाइम के बाद 1 साल के लिए आप नॉन रिज्यूमेबल हो गए हो फॉर कोहैबिटेशन, देन वाइफ कैन क्लेम ए डिवोर्स, डिवोर्स क्लेम कर सकती है। बट कंडीशन क्या है जी? कंडीशन हमारे पास ये है कि वो जो मेंटेनेंस मिली है वो वन सेक्शन 125 के अंडर मिली है एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंडर मिली है। अगर इसके अलावा आप जाते हो तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, अंडर एज। अंडर एज हमें पता कि आई गेस आपको बता दिया गया होगा और आपने पढ़ा भी होगा लॉ सेक्शन में कि अंडर एज का मतलब होता है जो 18 साल से कम है। That the marriage was solemnized before she attained the age of 15 years and she had refused to be the marriage under after attaining that age but before the age of 18। अब ये सिंपल सी बात बोलते हैं, वर्डेबल का कंसेप्ट आता है कि अंडर एज का मतलब है दैट द मैरिज वाज सोलमनाइज्ड बिफोर शी अटेन 15 ईयर। वो कहता है 15 साल से पहले उसकी शादी कर दी गई थी और एंड शी हैज रिफ्यूज टू बी इन द मैरिज आफ्टर अटेनिंग दैट एज, और उसके बाद वो रिफ्यूज कर देती है कि मैंने इसके साथ शादी को आगे फॉरवर्ड नहीं करना, आगे नहीं साथ में रहना, कंज्यूमेशन नहीं करनी है थी, बट बिफोर द एज ऑफ 18। ठीक है जी, अब वो कहता है कि जो 15 साल से पहले उसकी शादी कर दी गई, उसके बाद वो अगर क्लेम करे कि मैंने साथ में नहीं रहना, देन शी कैन क्लेम दिस ग्राउंड फॉर डिवोर्स, वो डिवोर्स का ग्राउंड क्लेम कर सकती है। सो दीज वर दी स्पेशल ग्राउंड्स फॉर दी वाइफ। सिर्फ ये वाइफ ही क्लेम कर सकती है जी टू क्लेम है डिवोर्स। ठीक है जी, डिवोर्स को ये सिर्फ ये ग्राउंड सिर्फ वाइफ ही क्लेम कर सकती है। ठीक है जी, अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये नोट करना इंपॉर्टेंट है तो आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो जी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेक्शन 13 बी, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत बार क्वेश्चन आपके जैसे लॉ स्कूल्स हैं उधर पूछा जाता है जी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। बुक में थोड़ा छोटा सा, इधर आपको ब्रीफली प्रॉपर डीपली प्रिसाइजली एक्सप्लेन किया गया। चलते हैं जी। इन अ केस वेयर नन ऑफ द फोर मेंशन ग्राउंड इज अवेलेबल। अब जो हमने पहले ग्राउंड्स पढ़े हैं जी, जो हस्बैंड एंड वाइफ के लिए और फिर वाइफ के लिए स्पेशल ग्राउंड्स है, अगर वो अवेलेबल नहीं है, but the parties decide they do not want to remain married to each other or cannot live with one another, they can seek divorce by mutual consent under section 13b of the Hindu Marriage Act। अब जो हमने इतने सारे प्रीवियस लेक्चर्स में ग्राउंड्स पढ़े हैं जी, और आज के लेक्चर में जो हमने स्पेशल ग्राउंड फॉर वाइफ पढ़ा है जी, अगर वो कहते हैं कि पार्टीज टू दी मैरिज उन ग्राउंड्स में लाई नहीं करती, तो उनके लिए एक और ग्राउंड है जी, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। एक और प्रोविजन दी गई है, दैट इज डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट अंडर सेक्शन 13 बी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है जी। अब ये डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का सिंपल सा मतलब होता है म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, म्यूचुअली कंसेंट देते हैं कि हम दोनों डिवोर्स देना चाहते हैं क्योंकि हम ये शादी नहीं फॉरवर्ड करनी। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब एसेंशियल्स ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल, क्या क्या इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स है देखते हैं जी। पार्टी शुड बी लिविंग सेपरेटली। वो कहता है पार्टी टू दी मैरिज दोनों अलग अलग रहनी चाहिए। पार्टी टू दी मैरिज कौन कौन होता है जी? हस्बैंड एंड वाइफ। Section 13b of the Act prescribes that in order to mutually dissolve a marriage, the spouse should be living separately for a period of at least 1 year before filing the petition। अब वो कहते हैं जो सेक्शन 13b है जी ऑफ द एक्ट प्रिस्क्राइब्स, बताता है दैट इन ऑर्डर टू म्यूचुअली डिसॉल्व, वो कहता है अगर आपने म्यूचुअली डिसॉल्व करना है जी अपनी मैरिज को, the spouses means husband and wife should be living separately for a period of at least 1 year before filing a petition। वो कहता है पिटीशन को फाइल करने से एक साल से पहले अलग रहना चाहिए। अगर आज जैसे आपने आज फाइल की तो आज से एक साल पहले आप दोनों को अलग होना हो जाना चाहिए। ठीक है जी। दिस पीरियड ऑफ 1 year where the parties have lived separately must be immediately before filing the petition। वो कहता है इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, ऐसे नहीं आज सोचा कल करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Living separately in the context of Section 13b does not necessarily mean physical, physically living in different places. The parties could be living in the same house, sharing the same roof, but there can be still a distance between। वो कहता है कि ऐसा लिविंग सेपरेटली का मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग शहरों में रह रहे हैं और यहाँ सेम रूफ नहीं करते। वो कहता है ऐसा है कि बट डिस्टेंस है। ठीक है जी। एक मैरिज जो ऑब्लिगेशन है वो खत्म हो चुके हैं उन दोनों के बीच में। If that in case, then they are not considered to be living as husband and wife, and the parties may fulfill as living separately। ठीक है जी। वो अपने विलफुल से खुद से वो अलग अलग रहना चाहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट एसेंशियल पर। पार्टीज हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर। वो कहता है पार्टीज चाह कर भी साथ में नहीं रह पाई। देखते हैं जी। आफ्टर एस्टैब्लिशिंग द फर्स्ट रिक्वायरमेंट दैट द पार्टीज वर लिविंग सेपरेटली फॉर 1 year or more, the second point that has to be established is that the parties have not been able to live together। The expression have not been able to live together seems to be indicate the concept of broken down of marriage so much so that there is no possibility of reconciliation। वो कहता है कि अब इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, नॉट हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर का ये मतलब है कि पार्टीज टू द मैरिज साथ में रहना ही नहीं चाहती, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है जी। पूरी कोशिश कर ली है जी बट फिर भी वो साथ में नहीं रहना चाहते। देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रिकनसाइलेशन। रिकनसाइलेशन हमने लास्ट लेक्चर में लॉ वोकैबुलरी में पढ़ा था कि दोबारा से जुड़ना पॉसिबल नहीं है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। दे हैव म्यूचुअली अग्रीड दैट मैरिज शुड बी रिजॉल्व। वो कहता है उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया जी, ऐसा नहीं कोई उन पे फोर्स है या जोर जबरदस्ती से करवाया जा रहा है। However, it is very imperative to determine whether the consent given by both the parties is free and not obtained by any force, fraud or undue influence। वो कहता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि जो वो कंसेंट दे रहे हैं वो फ्री है और विदाउट एनी फोर्स है, फ्रॉड के बिना है, एंटी इन्फ्लुएंस के बिना है। दैट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन। So these were the three essentials that were important to establish a divorce by mutual consent under section 13b of the Hindu Marriage Act। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। After satisfying the above two requirements and filing a joint petition for divorce by mutual consent, the parties must wait for at least 6 months, usually termed as cooling period।
अब इधर थोड़ी सी हम सेपरेट बातें भी करेंगे जो बुक में डिफाइंड नहीं है, आपको वो भी चीजें बताई जाएंगी। आफ्टर सेटिस्फाइंग दी अबव टू रिक्वायरमेंट्स एंड फाइलिंग ए जॉइंट पिटीशन, अब कहते हैं जी दोनों ने सेटिस्फाई कर दिया जी रिक्वायरमेंट्स एंड फाइलिंग ए जॉइंट पिटीशन, दोनों मिलकर पिटीशन फाइल करते हैं फॉर डिवोर्स। मींस अब इस लाइन का हमें ये पता चलता है, एक नई चीज सीखने को मिलती है आज के लिए। नोट ऑफ द डे आज का ये रहेगा कि जो दोनों पार्टीज होती हैं, एक पार्टी रिस्पोंडेंट होती है तो दूसरी पार्टी भी रिस्पोंडेंट नहीं होगी। अगर एक पार्टी पटिशनर है तो दूसरी पार्टी पटिशनर होगी। सो वी गेट टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर हम जनरल केसेस में बात करें तो एक पार्टी पटिशनर होती है तो दूसरी पार्टी रिस्पोंडेंट होती है। बट इन द डिवोर्स केस दोनों पार्टीज दीज आर पटिशनर्स, यदि ये दोनों पटिशनर्स होते हैं। सो नो वन इज रिस्पोंडेंट, बोथ आर पटिशनर्स। द पार्टीज मस्ट वेट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। वो कहते हैं जब भी किसी ने केस फाइल किया है तो वो 6 मंथ्स के लिए वेट करे, ठीक है जी। यूजली उस 6 मंथ्स के पीरियड को क्या बोला जाता है जी? कूलिंग पीरियड। देखते हैं जी कूलिंग पीरियड क्यों बोला जाता है। After the end of this period, if the initial petition is not withdrawn by either of the parties or jointly, both the parties may move court by way of joint motion within period of 18 months from the initial date of filing a joint petition। अब ये आपको प्रोसीजर बताया जा रहा है कि कैसे फाइल होता है जी केस, ठीक है जी। आफ्टर द एंड ऑफ दिस पीरियड, वो कहता है अगर 6 मंथ्स का पीरियड एंड हो चुका है, इफ द इनिशियल पिटीशन इज नॉट विड्रॉन, और विड्रॉन का मतलब है वापस नहीं ली, कैंसिल नहीं की जी पिटीशन, both the parties may move to the court by the way of joint motion within period of 18 months। अब उस 6 मंथ्स के बाद आपके पास 18 मंथ्स है, जब मर्जी आप मोशन लेकर जा सकते हो, केस कह सकते हो मैं डिक्री फाइल कर दो जी हमारी, डिक्री कोर्ट को कह सकते हो कि डिक्री दे दीजिए हमें डिवोर्स की, ठीक है जी। यू हैव पीरियड ऑफ 18 मंथ्स, इंपॉर्टेंट टू मेंशन। दिस पीरियड इज गिवन टू पार्टीज। अब आप ये सोचो कि ये 6 मंथ्स का पीरियड क्यों दिया जाता है, मतलब 6 मंथ्स और 18 मंथ्स का पीरियड क्यों दिया जाता है? इट इज गिवन बिकॉज दिस पीरियड इज गिवन टू द पार्टीज टू रीथिंक देयर डिसीजन। वो कहता है आप डिसीजन को रिव्यू कर सकते हो, क्या वो कोई गलत तो नहीं डिसीजन ले रहे, इसलिए ये आपको कूलिंग पीरियड दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके पास लॉ बिल्डर लेके आ रहे हैं जी कुछ क्वेश्चंस जो कि अवेलेबल नहीं होंगे जी कहीं पे बार, बट लॉ स्टूडेंट्स को कई बार ये टॉपिक के बाद कुछ डाउट्स आते हैं जी। क्या डाउट्स हैं? वो आपके ये 3 क्वेश्चंस हैं जी। अब वेदर द वेटिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ्स इज मैंडेटरी और डायरेक्टरी, वो कहता है क्या ये चीज इंपॉर्टेंट है या डायरेक्शन देता है, यदि डायरेक्टरी है या मैंडेटरी है, देखते हैं जी। अब फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि अगर कोर्ट लगा दे कि करना ही करना है 6 मंथ, दैट इज रॉन्ग, दैट विल बी रिजिडिटी ऑफ दैट लॉ। तो कोर्ट्स ने कई केसेस में बताया कि ये चीज मैंडेटरी नहीं है, इट इज जस्ट डायरेक्टरी। यू कैन कोर्ट कैन ग्रांट डिवोर्स बिफोर द पीरियड ऑफ 6 मंथ अगर इमीडिएट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो फर्स्ट आंसर आपको क्लियर हो चुका होगा आई गेस। वेदर कंसेंट कैन बी यूनिलेटरी विड्रॉन, अब कहता है यूनिलैटरली विड्रॉ किया जा सकता है कंसेंट, तो हम whether the consent can unilaterally withdrawn, कमेंट सेक्शन में बताइए जी क्या हम यूनिलेटरली विड्रॉ कर सकते हैं जी कंसेंट? दैट इज नो, वी कैन नॉट विड्रॉ द कंसेंट यूनिलैटरली, ठीक है जी। अले अकेला बंदा कभी नहीं विड्रॉ कर सकता जी अपनी कंसेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। वेदर मियर साइलेंस एट द सेकंड स्टेज वुड टेंटामाउंट टू विड्रॉल, कहते हैं वेदर मियर साइलेंस एट द स्टेज सेकंड स्टेज वुड टेंटामाउंट, टेंटामाउंट का मतलब होता है जी आज का हमारा यही लॉ वोकैबुलरी रहेगा, टेंटामाउंट होता है इक्विवेलेंट टू विड्रॉल, ठीक है जी। नहीं, इक्विवेलेंट टू विड्रॉल नहीं है, जस्ट मियर साइलेंस, कोर्ट विल गिव अ चांस टू अपीयर, ठीक है जी। बोलिए जी, बताइए जी, बिकॉज आपने ज्वाइंट पिटीशन फाइल की है, यहाँ पिटीशन फाइल की है, सो दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू विड्रॉल। So these were the questions that law student faces after understanding the concept of divorce by mutual consent। आई होप क्लास, आई होप लॉ पलटन आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा कि कैसे प्रोसीजर फॉलो होता है, मीनिंग क्या होता है, क्या क्या एसेंशियल्स हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं जी आज के लॉ वोकैबुलरी, बोनस ऑफ द वीडियो, बोनस ऑफ द लेक्चर, ठीक है जी। दैट इज टेंटामाउंट। अब टेंटामाउंट को हम सिंपली ब्रेक करते हैं जी। हमारे पास रूल है, विल ब्रेक दी वर्ड। फर्स्ट इज टेंट, ठीक है जी, TANT टेंट। फिर अमाउंट, सिंपल टेंट एंड अमाउंट। अमाउंट हमको पता है दी, टेंट हमें याद रखना है, टेंट अमाउंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट और हैविंग द सेम इफेक्ट,
वो कहता है सेम, इक्विवेलेंट है जी, बराबर है। क्या जी, दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर जी। मिलते हैं जी अगले वीडियो में, मिलते हैं जी अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल दैट एंजॉय योर लाइफ, मेक नोट्स। कहीं पे भी डाउट आए, कहीं पे भी क्वेरी आए, डीएम कीजिए जी, कमेंट सेक्शन में कीजिए जी। अगर कोई भी क्वेरी लगती है जी, कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ऐसा नहीं लगता कमेंट करना नहीं, आप डीएम भी कर सकते हो जी। लॉ पल्टन की आईडी बन चुकी है जी, इंस्टा हैंडल बन चुका है, आप उधर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, टिल दैट एंजॉय योर लाइफ, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड मेक नोट्स। कहीं पे भी नोट्स बनाने हैं, क्लिक अ स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं जी अगले लेक्चर में, मिलते हैं विद सम न्यू टॉपिक्स।